नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 26 नवंबर 2020 और ये है हमारे द हिंदू एडिटोरियल का अनाउंसमेंट। सो गाइस, पहले तो मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा इन दिनों के लिए। जो लास्ट के 5 डेज़ थे उनमें हमारा कोई भी वीडियो अपलोडेड नहीं हो पाया। रीज़न ये रहा क्योंकि हमारे जो वीडियो एडिटर हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, जो हमारे ओनली शिक्षा कम्युनिटी में, सो वो कोविड से पीड़ित थे, जिसके कारण कि कोई भी वीडियो अपलोडेड नहीं हो पाया, कोई भी वीडियो बना नहीं पाए। लेकिन अभी भी वो एडमिट हैं हॉस्पिटल में। आई विश कि वो जल्दी से जल्द ठीक हो जाए और हमें वापस रिजॉइन करेंगे। तब तक के लिए हम थोड़ा सा जो भी जैसे भी होगा, हम धीरे धीरे करके रिवाइज़ करते रहेंगे अपनी चीज़ों को। कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है ना। धीरे धीरे करके हम डे बाय डे हम उस चीज़ को पढ़ेंगे, अपने एडिटोरियल्स को। हाँ, थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़ा सा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना, मैनेज हो जाएंगे अगर आप मैनेज करने वाले बनेंगे तो गाइस, देखते हैं कि आज हमको यहाँ पे कौन से आर्टिकल को डिस्कस करना है। यहाँ पे जो पहला आर्टिकल है उसका नाम है जॉब एक्सपोर्ट्स एंड द ट्रेड पैक्स लिंक्स। इस आर्टिकल कंटेस्ट है ट्रेड एग्रीमेंट। आज भारत की इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आया है, जिसमें भारत की बनाई पॉलिसी से ज़्यादा असर पड़ा है भारत के ट्रेड एग्रीमेंट से, जॉब से। जो जॉब एक बहुत बड़ा चैलेंज है एक कंट्री के लिए, उससे संबंधित है ये आर्टिकल। आज भारत की इकॉनमी 23.9% तक की गिरावट आई है इस बार के फिजिकल ईयर में, और आरबीआई द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इंडिया की इकॉनमी अभी 10% और ज़्यादा गिरेगी आने वाले समय में। इकॉनमिस्ट द्वारा भी रिसेशन की बात कही गई है। अभी आज भारत के आज़ाद होने के बाद यह पहला रिसेशन है भारत की इकॉनमी में। आज भारत की इकॉनमी एवरेज से भी कम होती जा रही है, जिसमें लोगों के जॉब्स नहीं है बिल्कुल भी, जिसमें सिर्फ कुछ ही लोगों के पास जॉब्स है। और आज हर एक फैमिली द्वारा इस रिसेशन से उनके घर के बड़े यूथ के पास कोई जॉब नहीं है, और उनके छोटे घर के बच्चों के पास शायद कोई जॉब ना हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि आज हर एक कंपनी, वर्कशॉप्स बंद है, जिसके कारण ये रिसेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। आज आगे बोला जाता है कि भारत के 2018 और 19 और 2019 और 20 के फिजिकल ईयर्स में भी काफ़ी लोगों की जॉब्स ख़त्म हो गई भारत की इकॉनमी में स्लो डाउन आने से, जिसके कारण भारत में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है पिछले 45 साल के डेटा के मुकाबले में। और इस साल कोविड के आने से जिससे पूरा भारत बंद होने से कम 2 करोड़ से ऊपर लोगों की भी जॉब्स ख़त्म हो गई, जिसमें सभी प्रकार की जॉब्स को बंद किया गया, जैसे कि रेगुलर सैलरी वाले, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल, कैजुअल्स, डेली वेजेस पर्सनस और सेल्फ एम्प्लॉयड, हर तरीके के जॉब्स में रिसेशन आया है। लोगों की जॉब्स चले जाने से उनकी इनकम भी ख़त्म हो गई, जिसके कारण आज भारत में गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे उन पर्सन्स के पास ना तो छत है और ना ही अपनी फैमिली को खिलाने के लिए कोई फूड सिक्योरिटी। अगर हम बात करें तो एक कंट्री की इकॉनमी के बारे में पता लगाया जाता है, उस कंट्री में कितनी ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट किए जा रहा है, कितने लोगों की इनकम्स अच्छी हुई है, जिससे उनके लाइवलीहुड को लोअर इनकम से मिडिल इनकम में लाया गया। इन सब के आधार पर, एक जॉब्स के आधार पर पता चलता है एक कंट्री कितनी स्ट्रेंथन है डोमेस्टिक में। आज भारत के पास बहुत बड़ा चैलेंज है इकॉनमी में जॉब्स को लेकर, क्योंकि आज भारत बिल्कुल भी सक्षम ही नहीं है जॉब्स को क्रिएट करने में। आज भारत में गरीबी, भुखमरी की समस्या बढ़ती जा रही है। इन सब के लिए इंडिया को जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए, जिससे वे अपने लाइवलीहुड को चला सके। और जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए मनरेगा स्कीम के तरह, जैसे अभी 7 महीने के लॉकडाउन में पूरे भारत में 11 करोड़ पर्सनस को काम प्रदान किया गया मनरेगा स्कीम के तहत। और पहली बार इस स्कीम के तहत 20 गुना ज़्यादा लोगों द्वारा एम्प्लॉयमेंट की गई कंपनीज़ के एम्प्लॉयमेंट्स के मुकाबले में। आज भारत को अपनी इकॉनमी को ठीक करने के लिए उन जॉब्स को रिकवर करना चाहिए जो ख़त्म हो गई हैं आज, और न्यू जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को जॉब्स क्रिएट करने के लिए कंपनीज़ को लोन प्रोवाइड कराया जाए, जिससे जॉब्स को भी क्रिएट किया जा सके। जैसे कि गवर्नमेंट द्वारा अभी 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है 4 कंपनीज़ को, अगर हम मान लें, जिसमें पहली स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को अगर एक गवर्नमेंट द्वारा लोन दिया जाता है, सिर्फ एक ही जॉब को क्रिएट किया जाएगा। अगर एक गवर्नमेंट द्वारा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है तो 3 नई जॉब्स को क्रिएट किया जाएगा। अगर गवर्नमेंट द्वारा उस 10 लाख रुपीज़ को लो स्किल इंसेंटिव सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जो कम से कम 70 न्यू जॉब्स को क्रिएट कर सकता है। और गवर्नमेंट्स क्लोजिंग सेक्टर्स में 240 न्यू जॉब्स को भी क्रिएट किया जा सकता है, जिसमें 80 जॉब्स वुमेन के लिए सेटअप की जा सकेंगी। तो आज गवर्नमेंट को लो स्किल्ड इंसेंटिव सेक्टर्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जिससे लोगों को जॉब्स दी जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि भारत में मोस्टली जो पर्सन्स हैं वो ज़्यादातर लो स्किल्ड इंसेंटिव सेक्टर्स में कार्य करते हैं, एम्प्लॉयड हैं आज।
आज भारत के सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पर्सन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इंगेज हैं, जिसमें गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करना चाहिए, जिसमें अन्य सेक्टर्स प्रोडक्ट्स भी आते हैं, जैसे कि अपैरल, लेदर गुड्स, वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर्स इत्यादि। इन सब सेक्टर्स में गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन भारत को इन जॉब्स को क्रिएट सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए नहीं बल्कि एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए भी करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा सके इन गुड्स का और जॉब्स को क्रिएट किया जा सके। क्योंकि आज जितना भी लेदर गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है भारत में, उसकी हाफ प्रोडक्शन गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है अन्य कंट्रीज़ में इंडिया द्वारा, और इंडिया द्वारा 1/3 प्रोडक्शन को भी एक्सपोर्ट किया जाता है क्लॉथिंग की। तो आज इंडिया द्वारा इन सेक्टर्स में जॉब्स को क्रिएट करके इंडिया को अदर कंट्रीज़ में न्यू मार्केट्स को फाइंड करे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो भारत का। साथ ही साथ मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाया जाए, जिससे जॉब्स को क्रिएट किया जा सके वेयर हाउस में, ट्रांसपोर्ट में, कंटेनर स्टेशंस में, शिपिंग्स में, शिप कैंडलिंग, पोर्ट्स में और एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग में। अगर भारत द्वारा अपने एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाता है इन सेक्टर्स में, जिससे इंडिया द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा न्यू जॉब्स को क्रिएट कर पाएगा इंडिया आसानी से। अभी भी एक रिसर्च की गई भारत की इकॉनमी पर, जिसमें इंडियन इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी 2003 से लेकर 2012 तक के फिस्कल ईयर्स में। और जिसका रीज़न यह रहा कि भारत द्वारा इन सालों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, मर्चेंडाइज को भी एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें भारत 3rd फास्टेस्ट ग्रोइंग एक्सपोर्टर बना था मैन्युफैक्चर गुड्स का। इसमें भारत की ग्रोथ 12% की थी, वियतनाम, चाइना जैसी कंट्रीज़ के बाद में। और भारत की न्यू ट्रेड पॉलिसी जिसे 1991-2 में लाया गया था, जिससे भारत को 2014 तक उस पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा इकॉनमी को बढ़ाया गया, जॉब्स क्रिएट की गई, इनकम्स को भी इंक्रीज़ किया गया था। लेकिन आज सेंटर द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम को लाना, जिससे आज एक्सपोर्ट भारत का पूरी तरह से ख़त्म हो गया पिछले 6 सालों में। और जो मर्चेंडाइज गुड्स को एक्सपोर्ट $314 बिलियन का किया जाता था 2013 में, जो किया गया था नई ट्रेड पॉलिसी आने से 2014 से, जिस कारण पिछले 5 सालों में गुड एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। वो अभी अपने पिछले डेटास को $313 बिलियन को भी नहीं छू पाया अभी तक। भारत में डीमोनेटाइजेशन लगना, जीएसटी टैक्स लगने से भारत में इकॉनमी में काफ़ी चेंजेस आए हैं। साथ ही साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में भी बदलाव हुए, जिसके कारण इन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में ज़्यादा टैरिफ ड्यूटीज़ मिलती हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स होने के कारण, क्वांटिटी लिमिट्स होने के कारण, बॉर्डर कंट्रीज रेस्ट्रिक्शंस और रिटर्न प्रोडक्ट्स ऑफ लाइसेंसिंग होने, वैल्यू ऑफ रुपी इन सब के होने से भारत द्वारा एक्सपोर्ट ही नहीं किया जा पा रहा है आज भारत के एक्सपोर्टर्स द्वारा। क्योंकि आज इतने सारे जो बैरियर्स जो लगा दिए, आगे बोला जाता है कि पास्ट में सभी कंट्रीज़ के द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए रूल बेस्ड ट्रेडिंग ऑर्डर्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स को लाया गया था, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स बायलैटरल मल्टीलैटरल पर आधारित किए गए थे, जिससे इन ट्रेड एग्रीमेंट से कंट्रीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है ट्रेड्स में। जैसे कि ट्रेड एग्रीमेंट्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एशियन नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ कॉमन मार्केट से, ये सभी एग्रीमेंट से भी सभी मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड व सप्लाई चेन्स को बनाया जाता है। तो कह सकते हैं कि कंट्रीज़ के बीच में जितना भी एक्सपोर्ट किया जाता है वो ट्रेड एग्रीमेंट्स के आधार पर होता है, और ट्रेड एग्रीमेंट्स में जितनी भी मेंबर्स कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड्स को इंक्रीज़ किया जाता है, जहाँ पर बहुत कम ड्यूटीज़ को लगाया जाता है। लेकिन इन ट्रेड एग्रीमेंट्स के बिना नॉन मेंबर कंट्री जो इन ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्ट्स नहीं होती हैं, उनके साथ ट्रेड करने में बहुत सारे सख्त रूल्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी टैरिफ ड्यूटीज़ लगाई जाती है, जिसके कारण एक्सपोर्ट हो ही नहीं पाता कंट्रीज़ के बीच में। इसके लिए वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ द्वारा ज़्यादातर आज ट्रेड एग्रीमेंट्स, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लाया जाता है कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि जिससे उन्हें कम रूल और कम टैरिफ ड्यूटीज़ को पे करना पड़ता है। और बिना ट्रेड एग्रीमेंट के नॉन मेंबर कंट्रीज़ को ट्रेड में सफ़र करना पड़ता है, वे अपने ट्रेड को एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते हैं, वे अपने ट्रेड को एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हैं। और जिन कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को लाया जाता है, कई बार इन एग्रीमेंट्स को, प्रोविजंस को गलत इस्तेमाल में लाया जाता है कंट्रीज़ द्वारा, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, टैक्स पॉलिसीज़ पर सवाल उठाए जाते हैं उस कंट्रीज़ के ऊपर। क्योंकि एक कंट्री द्वारा अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का पालन नहीं किया जाता है तो शायद से बहुत मुश्किल हो जाता है कंट्रीज़ के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करना, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती उस कंट्रीज़ में, और FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अभी भारत द्वारा रिसीव की जाती है। और कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड कमर्शियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज़ को घसीटा जाता है इंटरनेशनल आर्बिटर ट्राइब्यूनल्स में,
जिससे दोनों कंट्रीज़ में ट्रेड्स व रिलेशन दोनों ख़राब होते हैं। तो होना क्या चाहिए, दोनों कंट्रीज़ द्वारा फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट्स के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे पार्टनर्स कंट्रीज़ द्वारा ट्रेड हो सके अच्छे से। लेकिन आज भारत की पॉलिसी काफ़ी स्ट्रिक्ट होने से आज पॉलिसी आज इतनी ख़राब बना दी गई है, जिससे आज फ्री ट्रेड हो ही नहीं पा रहा है। जो पॉलिसी खुद में ही एंटी फ्री ट्रेड पॉलिसी बन गई है। आज भारत द्वारा अपने डोमेस्टिक मार्केट्स को सिक्योर रखने के लिए इंडिया द्वारा अन्य कंट्रीज़ के गुड्स को ना सेल होने देने से अपनी मार्केट्स में भारत की इकॉनमी और ज़्यादा ख़राब हुई है। और आज भारत को अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स की पॉलिसी में बदलाव लाने होंगे, क्योंकि आज इंडिया द्वारा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ पर हाई ट्रेड बैरियर्स लगाने से भी कोई एक्सपोर्ट को बढ़ाया नहीं जा सकता। आज भारत की मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन काफ़ी बड़ी है ग्लोबली में, जिससे एक्सपोर्ट किया जा सकता है अच्छे से। लेकिन एक्सपोर्ट के लिए भारत को अन्य कंट्रीज़ के रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी को भी परचेज़ करना चाहिए, जिससे सप्लाई चेन को एक लय में बनाया जा सके और भारत को अन्य कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स को सही दिशा में लाना चाहिए, बायलैटरल और मल्टीलेटरल्स में, जिससे एक नई पार्टनर कंट्रीज़ के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे से दोनों साइड से हो पाए। और भारत को भी पार्टनर कंट्रीज़ की गुड्स एंड सर्विस को इंपोर्ट करना चाहिए, जिससे उस कंट्रीज़ में भी भारत के गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाए, क्योंकि भारत द्वारा आज अन्य देश के गुड्स को कम इंपोर्ट किया जा रहा है, जिससे अन्य कंट्रीज़ द्वारा भी कम से कम ट्रेड हो पा रहा है इंडिया के साथ में। क्योंकि अगर इंडिया दूसरी कंट्री के गुड्स को अपनी कंट्री में नहीं घुसने देगा, तो हमारे देश की भी किसी गुड्स को, सर्विसेज को वहाँ पे सेल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्यूटीज़ लगा दी जाती है दोनों साइड से। अंत में बोला जाता है कि आज भारत की इकॉनमी आज पूरे तरह से गड्ढे में है, और भारत की इकॉनमी को रिवाइव एक्सपोर्ट पर ही किया जा सकता है, और नई जॉब्स को बनाया भी जा सकता है एक्सपोर्ट्स करने पर। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। आज भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी समय है वर्ल्ड में, जिसमें उसके द्वारा सप्लाई चेन को रीस्टार्ट किया जा सकता है, और अभी $60 बिलियन लेबर इंटेंसिव सेक्टर गुड्स को एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इससे लाखों जॉब्स को क्रिएट किया जा सकता है भारत में। एक्सपोर्ट्स को रिवाइव करने से इंडिया द्वारा ग्लोबली मार्केट में एक पार्टिसिपेशन दिखाया जा सकता है। और अगर आज इंडिया द्वारा ट्रेड एग्रीमेंट्स को कम लाया जाता है अन्य कंट्रीज़ के साथ में, जिससे इंडिया की इकॉनमी और पीछे होगी, और इंडिया को अपने पास के एक्शन से कुछ सीखना चाहिए, जिससे आने वाले समय को सिक्योर बनाया जा सके। तो ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल। तो अभी हम जो दो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं 23 नवंबर 2020 के। सो देखते हैं कि यहाँ पे कौन से दो वो आर्टिकल हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ। आर्टिकल है, उसका नाम है नो मिनिस्टर द ट्रेड एग्रीमेंट पिचेस फ्लॉट। इस आर्टिकल का कंटेंट्स है भारत का एक्सपोर्ट और ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बावजूद भी इंडिया का ग्रोथ नहीं हो पाया इकॉनमी में, जिसके लिए मिनिस्टर द्वारा बनाए गए पॉलिसीज़ को कम ब्लेम किया जाता है और ट्रेड एग्रीमेंट्स को ज़्यादा। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा अभी 16 नवंबर को डायलॉग मीटिंग्स में एक स्पीच को संबोधित किया गया, जिसमें उनके द्वारा भारत के ट्रेड रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल उठाए गए। उनके द्वारा बोला गया कि भारत की इकॉनमी में कोई अच्छे आउटकम्स नहीं आए हैं ग्लोबलाइजेशन होने के बाद भी वर्ल्ड में, जिससे कि इंडिया का बेनिफिट हो। भारत द्वारा ट्रेड एग्रीमेंट्स में शामिल होना व ग्लोबलाइजेशन में शामिल होना, जिनसे भी भारत को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे भारत की सोसाइटी में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे कि भारत द्वारा ज़्यादातर इंपोर्ट पर डिपेंड रहता है आज, जिनसे भारत का ट्रेड कम हुआ है, एक्सपोर्ट ट्रेड, जिससे भारत में अनएम्प्लॉयमेंट आज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को सेटअप ही नहीं किया पा रहा है। आज भारत के सारे ट्रेड एग्रीमेंट सभी इंपोर्ट्स पर डिपेंड है। ये सब तर्क दिए गए एक मिनिस्टर द्वारा, जिसके लिए अभी एक न्यू पेपर को लाया गया, जिससे मिनिस्टर्स के फैक्ट्स को चेक किया गया है सुब्रमण्यम और चैटर्जी द्वारा। आगे बोला जाता है कि एक ट्रेड द्वारा सबसे ज़्यादा इकॉनमी ग्रोथ होती है एक कंट्री की, जिससे इंडिया द्वारा कुछ रिकॉर्ड्स को परखा गया जो एक्सपोर्ट द्वारा की गई थी 1995 से लेकर 2018 तक में, जिसमें इंडिया द्वारा हर साल एक्सपोर्ट ग्रोथ 13.4 की गई थी हर साल, और भारत पूरे वर्ल्ड में उन 50 बेस्ट एक्सपोर्टर कंट्रीज़ में से तीसरे नंबर पर रहा। इसके द्वारा ट्रेड को इम्प्रूव किया गया और भारत की ट्रेड ग्रोथ वर्ल्ड के एवरेज ग्रोथ के सामने डबल रही, और जो चाइना से सिर्फ 15% तक का अभी कम ट्रेड कर पा रहा है। भारत की जीडीपी में 1990 के बाद से भी एक्सपोर्ट द्वारा काफ़ी अच्छी ग्रोथ की गई थी, लेकिन 1990 के बाद जितनी भी ग्रोथ हुई एक्सपोर्ट ट्रेड से वो काफ़ी लिमिटेड ग्रोथ रही, जिसके कारण आज भारत में हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में क्राइसिस हैं आज, और वर्ल्ड में अभी कोई इंडिया बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है ग्लोबली लेवल्स पर जो टक्कर दे पाए अन्य कंट्रीज़ को। भारत द्वारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट सिर्फ
1.7% तक का किया जाता है ग्लोबली में, जो बहुत ज़्यादा कम है। और वियतनाम कंट्री का भारत से थोड़ा ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, जैसे 1.75% का। आज भारत की इकोनॉमी उतनी ग्रो नहीं है जितनी अनुमान लगाया जाता था ट्रेड एग्रीमेंट से। भारत के पिछले कुछ सालों में भारत का एक्सपोर्ट में कुछ ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्ट्रॉन्ग रूपी अप्रोच को लाया गया, जिसके द्वारा भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने की जगह कम ही कर दिया गया, जिससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रुपये की अप्रोच से काफ़ी एक्सचेंज रेट में चेंजेस आए 20% तक 2014 से, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी गई एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ को, जिसके भारत द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स पर इंपोर्ट करी गई प्रोडक्ट्स को, क्योंकि एक्सचेंज रेट्स में बदलाव आने से उन प्रोडक्ट्स को एफर्ड किया जा सकता था। अभी नीति आयोग द्वारा भारत की ट्रेड एग्रीमेंट्स पर एक स्टडी को जारी किया गया, जिसमें इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट करने में लॉजिस्टिक कंप्लायंस ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा पे करनी पड़ती है, जो 2 गुना ज़्यादा पे करते हैं एक्सपोर्ट्स के लिए अन्य कंट्रीज़ के मुकाबले, जिसके कारण भारत में आज लो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की अप्रोच रहती है, जिसमें ना तो बिज़नेस को अच्छे से सेटअप किया जा सकता है और ना तो एक्सपोर्ट, जिससे होता क्या है कि इंडियन एक्सपोर्ट में कोई ना तो मार्केट बनती है, ना ही कोई कॉम्पिटिशन हो पाता है जिससे इंडियन ग्लोबल में ट्रेड कर पाए। और भारत के कई एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स में करप्शन होने के कारण भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, जैसे कि भारत की फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में फ्रॉड के कारण मैन्युफैक्चरिंग द्वारा कम एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके कारण भी ट्रेड ही नहीं हो पा रहा है। आगे बोला जाता है कि मिनिस्टर द्वारा जो तर्क दिए गए मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो कुछ सही नहीं थे, जैसे कि 1995 से लेकर 2018 तक भारत का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स काफ़ी ग्रो हुआ, जो 12.1% तक रहा, जो भारत की एवरेज पर 2 गुना था, जिससे भारत तीसरी ऐसी कंट्री बनी जिसके द्वारा अच्छे से एक्सपोर्ट किया जाता था मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स को, जिसमें वियतनाम, चाइना द्वारा इंडिया को टक्कर दी जाती थी एक्सपोर्ट्स में। और 2012 में ग्लोबली में ट्रेड जब काफ़ी कम हुआ था, जिसमें वर्ल्ड एक्सपोर्ट एकदम निल हो गया था, उस समय पर इंडिया द्वारा ग्लोबली में एक्सपोर्ट किया जा रहा था, जिसमें इंडिया द्वारा 3% तक एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया गया था। उस समय में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट ग्रोथ रैंक्ड 10वीं रही वर्ल्ड के 50 एक्सपोर्टर कंट्रीज़ में से। तो कह सकते हैं कि भारत की इकॉनमी में जो डाउनफॉल आए वो इन ट्रेड डील्स के कारण ही नहीं, बल्कि भारत की पॉलिसी के कारण, क्योंकि 2012 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का ठप होना, जिस समय जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके कारण ज़्यादा ट्रेड कम हुआ, क्योंकि मिनिस्टर द्वारा जो पॉलिसीज़ बनाई गई उनसे ज़्यादा ट्रेड को कम किया गया है, ना कि ट्रेड एग्रीमेंट्स द्वारा। 2006 और 2012 के फिस्कल ईयर्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जीडीपी में एवरेज 9.5% तक रहा था हर साल, जिसमें भारत द्वारा काफ़ी अच्छे से ट्रेड को ओपन किया गया, जिससे ज़्यादा ग्रोथ हुई, जिसके कारण एक बड़े स्केल पर पॉवर्टी को ख़त्म किया गया था। लेकिन 2012 के बाद से अगले 6 सालों में भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 7.4 से गिरना स्टार्ट हुआ, जिसमें करप्शन, बैंकिंग क्राइसिस है, डीमोनेटाइजेशन का होना, जीएसटी का लगना, जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ख़त्म होता रहा। लेकिन ये सब गवर्नमेंट द्वारा किया गया था, उनके द्वारा पॉलिसी से, ना कि एक ट्रेड एग्रीमेंट्स द्वारा। लेकिन हर साल हमेशा ट्रेड एग्रीमेंट्स को इस चीज़ पे ब्लेम किया जाता है। अंत में बोला जाता है कि आज जो पेपर चटर्जी और सुब्रमण्यम द्वारा शो किए गए, जिससे पता चलता है कि आज इंडिया को अपने ट्रेड के लिए कुछ अपने इन्वायरमेंट को ओपन करना चाहिए, जिससे इस कोविड-19 की महामारी में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, जिससे फाइनेंशियल एड हो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, बैंक्स को, क्योंकि आज ये सारे सेक्टर्स काफ़ी कमज़ोर हैं, जिससे सपोर्ट मिले एक इकॉनमी में। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट की गई थी चाइना द्वारा, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था वहाँ पे ग्लोबली में, जिसमें चाइना द्वारा $140 बिलियन के एक्सपोर्ट को कैंसिल करके उन अनस्किल्ड लेबर सेक्टर्स प्रोडक्ट्स को, अपैरल जैसे क्लोथिंग्स, लेदर, फुटवेयर्स को, जिन्हें चाइना द्वारा ही इस्तेमाल में लाया गया था, जिन्हें चाइना द्वारा एक्सपोर्ट से ज़्यादा अपने डोमेस्टिक के बारे में सोचा गया था। लेकिन इंडिया द्वारा ऐसा कुछ किया ही नहीं जा रहा है। आज इस कोविड में आज इंडिया द्वारा $60 बिलियन का लो स्किल एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे इंडिया को अभी एक्सपोर्ट ना करके अपने एनवायरनमेंट को स्ट्रेंथन करना चाहिए, अपने यहाँ के सिटीजन्स को, जिससे प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जाए। और आज भारत की ट्रेड डील्स ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा इकॉनमी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जिससे डिपार्टमेंट ऑफ इकॉनमी अफेयर्स एंड कॉमर्स का रोल कम हो गया है, जिससे एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि आज इनका रोल्स बहुत ज़्यादा कम कर दिए गए हैं लेवल्स पर।
आज भारत की सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, जैसे कि 1991 से पहले थी जब इंडिया द्वारा इन्फीरियर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज़ हुआ, लो ग्रोथ रेट हुआ करता था, क्योंकि आज इंडिया द्वारा इंपोर्ट पर डिपेंड रहना, ट्रेड ओपन ना करना, जिससे इंडिया ग्रो ही नहीं हो पाएगा। और आज ग्लोबलाइजेशन में कोविड-19 की वैक्सीन डेवलप की जा रही है, जिसमें आज इंडिया को शामिल होना चाहिए, जिससे ट्रेड व ग्लोबलाइजेशन आए। आज भारत द्वारा स्ट्रॉन्ग रूपी पॉलिसी को लाया गया था 2014 के इलेक्शन कैंपेन में, जिससे सिर्फ भारत के गुड्स और सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया गया है, जिसके कारण लो लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग होने वाले प्रोडक्ट्स को इंडिया से एक्सपोर्ट ही नहीं किया जाता, जिसके कारण इंडिया का एक्सपोर्ट ख़त्म होता गया है। और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में ज़्यादा लॉजिस्टिक ड्यूटीज़ लगने से, पॉलिसीज़ का ज़्यादा बनने से इंडियन एक्सपोर्टर्स द्वारा आज कम से कम एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए भारत को इन सब एरियाज़ पर प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए, जिससे एक्सपोर्ट बढ़े, ट्रेडिंग हो, जिससे इकॉनमी में ग्रोथ की जा सके। हमारा जो सेकेंड आर्टिकल है उसका नाम है प्रेशर एंड पनिशमेंट। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है पाकिस्तान को अभी कुछ स्टेप्स लेने के लिए फोर्स करना चाहिए, जिससे पाकिस्तान द्वारा उन टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट ना किया जाए, जो पाकिस्तान द्वारा जो फंडिंग दी जाती है उन टेरर ग्रुप्स को। अभी हाफिज़ सईद को कन्विक्शन मुजरिम करार दिया गया, जो यूएन द्वारा जिसे टेररिस्ट घोषित किया गया था, जिसमें इंडिया और यूएसए द्वारा हाफिज़ सईद को के ऊपर ब्लेम किया जाता है, क्योंकि उसके द्वारा 2008 में मुंबई टेरर अटैक्स किया गया, जिसमें 166 लोगों को मारा गया था, जिस पर चार्जेस लगाए गए हैं लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट द्वारा, जिसमें पाकिस्तान को फोर्स किया जा सकता है टेररिज्म के खिलाफ स्टेप्स लेने के लिए किया जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें इंटरनेशनल से दबाव आने के कारण, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा ही टेररिज्म को पनाह दिया जाता है, जिसमें पाकिस्तान एक साइड उन्हें पनाह देता है, दूसरी साइड मना करता है सामने से। हाफिज़ सईद को जेल दी गई है पिछले साल से ही, जुलाई से, जिसे अन्य केसेस में भी सज़ा दी गई है इस साल के टेररिज्म फाइनेंसिंग से संबंधित में, जिसमें उसे 2 सेंटेंस दिए गए 5.5 साल की जेल के लिए, हर एक क्राइम के लिए। हाफिज़ सईद को पाकिस्तान मिलिट्री द्वारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जिसमें मिलिट्री द्वारा टेरर फाइनेंसिंग दी जाती है, जिसके कारण इंडिया और यूएसए द्वारा अपने ऑपरेशंस पर नज़र रखी जाती है, इनके ऑपरेशंस पर। हाफिज़ सईद द्वारा लश्कर तैयबा को 1990 में फाउंड किया गया था, जिससे इंडिया को टारगेटेड किया जाता है। जब इस टेरर लश्कर तैयबा ग्रुप द्वारा पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रेशर बनाया गया, जब सैयद द्वारा जीएडू इस्लामिक चैरिटी को 2002 में स्टार्ट किया गया, और जो लश्कर तैयबा के फ्रंट पर है, पहला टारगेट इंडिया ही है। पास्ट में हर बार पाकिस्तान द्वारा कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता सैयद और उन टेरर नेटवर्क्स के लिए, जिसके लिए यूएस कंट्री द्वारा एक्शंस लिए गए, जिसमें उसके ऊपर इनाम रखा गया उसे खोजने के संबंधित में, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन को यूएन द्वारा बंद किया गया, जिसे फाइनेंस किया जाता है पाकिस्तान कंट्री द्वारा ही, जिसे पाकिस्तान को अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा प्रेशर किया जा रहा है उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के लिए, हाफिज़ सईद की, जिन्हें फाइनेंसिंग दी जाती है पाकिस्तान कंट्री द्वारा ही। आगे बोला जाता है कि सईद पर अभी इस फरवरी में उसे मुजरिम करार पाया गया दोबारा से कुछ क्राइम्स के लिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ऑर्डर्स के बाद भी, जिसमें पाकिस्तान को टेरर को फाइनेंसिंग ना करने के लिए ऑर्डर दिए गए हैं, और यूएन द्वारा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बंद करने के लिए जो लिस्ट निकाली गई, जिन्हें बैन किया गया है, जिसमें लश्कर तैयबा और जेओडू दोनों टेरर ग्रुप्स व ऑर्गेनाइजेशन शामिल थी। अभी भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है 2018 से ही, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिया जाता है। इसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा पाकिस्तान से डिमांड की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा एक्शन लेने की, जिनसे इन टेरर ग्रुप्स को फंडिंग ना हो, नहीं तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, जिससे पाकिस्तान पर इकॉनमी सैंक्शन भी लगाए जा सकते हैं इन फ्यूचर। आज पाकिस्तान की इकॉनमी अभी इतनी ख़राब है, अगर ब्लैक लिस्टेड किया जाता है पाकिस्तान को, तो शायद वहाँ पे क्राइसिस आ सकता है। एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट्स द्वारा एफआईआर दर्ज की गई सैयद और उसके फंडिंग पार्टनर्स द्वारा, जिसके द्वारा उन्हें फंडिंग मिलती है। आज कुछ और कड़े स्टेप्स लिए जाएं, जिनसे टेररिज्म के अगेंस्ट में फ़ाइट की जा सके, क्योंकि पाकिस्तान पर आज भरोसा ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा इंडिया अफ़गान के अगेंस्ट में इन ग्रुप्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें पाकिस्तान द्वारा इन ग्रुप्स को पनाह दी जाती है और इनका इस्तेमाल करके बेनिफिट लेता है पाकिस्तान। इसके लिए पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव बनाया जाना चाहिए अच्छे से, और जिससे पाकिस्तान द्वारा टेरर फाइनेंसिंग ना हो और टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स
को पाकिस्तान पर प्रेशर बनाना चाहिए और ज़्यादा, जिससे टेरर को भी ख़त्म किया जा सके वहाँ की सॉइल से। तो गाइस ये था आज का हमारा द हिंदू एडिटोरियल अनाउंसमेंट एंड आई विश कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ आई वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।